Thank you so much, sir. We are so fortunate to have among us Jawad Qazi, sir. Let me introduce Jawad Qazi. Jawad Qazi, sir, he is a senior UPSC faculty at Pune and Delhi. 2024 UPSC results, 16 mentees have cleared, including 3 in top 100. Mentor of Adiba Anam, Hussain Sayyed, Madhuri Garud, and many more. Close to 100 students selected in different services at center and state. Published books on current affairs and Indian yearbook. Worked for major classes like the Unique Academy, Studio IQ, IAS, UPSC Guide, among others, and run his own digital classes, Civil and Catalyst. MBA Postgraduate Diploma, Mass Media, stood first in University of Pune. Represented India as a student leader as US Government International Visitor Leadership Program. Won several prestigious national and state level allocations. I request Jawad Qazi sir to please address the gathering. एक शायर ने खूब लिखा है, जो अक्ल वाले थे अपने भी न काम आए, जो अक्ल वाले थे अपने भी न काम आए, दीवानों ने दुनिया की तकदीर बदल डाली। सबसे पहले आज स्टेज पर तशरीफ़ फरमा इस कॉन्फ्रेंस के सदर जनाब फिरदौस मिर्ज़ा साहब, आज के इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी मशहूर शायर मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट जनाब इमरान प्रताप गढ़ी साहब, तमाम मेहमान गिरामी जो स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हैं, डॉक्टर वजाहत मिर्ज़ा साहब, असीम नावेद साहब, सेवा के सदर रियाज़ भाई, और इस तालीमी इनकलाब के जो मीर कारवां हैं, मेरे मोहतरम बड़े भाई जैसे जनाब निज़ामुद्दीन शेख साहब, तमाम मुअज़्ज़ज़ सामीन, आप सभी को मेरा सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं सेवा को मुबारकबाद देता हूँ कि इस अहम मौजू पर एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट ऑफ द कम्युनिटी, इस पर आज ये कॉन्फ्रेंस उन्होंने बुलाई है। सच्चर कमेटी कायम होकर के जब 2 दिहाइयाँ पूरी हो चुकी हैं, ये एक सही मौका है जहाँ पर मैं गौर फ़िक्र करने की ज़रूरत है कि हम कहाँ खड़े हैं और किस सिमत हमको जाना है, किस तरीके से काम करना है। आहो फुगा, नाला फरियाद और शिकवे शिकायतें बहुत हो गई। अब दौर वो है कि हमको ख़ुद मैदान पर उतरना है और ख़ुद अपनी कम्युनिटी की डेवलपमेंट के लिए हमको काम करना है, जिसका एक बेहतरीन मॉडल सेवा के फॉर्म में मैं पिछले 8 साल से देख रहा हूँ। इसी सिलसिले में अल्लामा इकबाल का एक शेर मुझे याद आता है। अल्लामा कहते हैं, सोहबत पीर रूम से हुआ मुझ पे ये राज फाश। मौलाना रूमी उनके रूहानी मुर्शिद वो मानते थे उनको। वो कहते हैं, सोहबत पीर रूम से हुआ मुझ पे ये राज फाश, सोहबत पीर रूम से हुआ मुझ पे ये राज फाश, लाख हकीम सरबजेब एक कलीम सरबकफ, लाख हकीम सरबजेब एक कलीम सरबकफ। इसके माने क्या है? 1 लाख थिंकर्स ऑन वन साइड और उसके बरअक्स एक डूअर, एक मैन ऑफ एक्शन, एक मर्द मैदान उसके सामने। तो जो मर्द मैदान है, जो ग्राउंड पे उतर कर फील्ड पर जो काम कर रहा है, उसका जो इम्पैक्ट है वो थिंकर्स से कहीं ज़्यादा होता है। और मुझे लगता है कि सेवा का जो ये काम है, ये इसी तर्ज पर आगे बढ़ रहा है और बहुत खूबसूरती से यहाँ पर हम उसके रिज़ल्ट्स देख रहे हैं। सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की तैयारी इस शोबे से मेरा ताल्लुक़ है। इस साल जब अदीबा अनम का रिज़ल्ट आया तो हम सबको बहुत खुशी हुई, ख़ास तौर पे मुझे, क्योंकि अदीबा 3 इयर्स बैच की मेरी स्टूडेंट रही और फर्स्ट बेंच पर बैठ करके बीएससी के दौरान उसने 3 साल जो है वह तालीम हासिल की, कभी कोई क्लास नागा नहीं की। और जब उसका फ़ाइनल रिज़ल्ट आया तो उस वक्त जाहिर सी बात है कि हम सब बहुत खुश थे। लेकिन हर साल मैं एक ट्रेजेडी देखता हूँ। हर साल जब यूपीएससी सिविल सर्विसेज का रिज़ल्ट आता है तो अमूमन ये होता है कि कोई ना कोई मुस्लिम सक्सेस स्टोरी उसमें होती है और हमारा उर्दू मीडिया या मुस्लिम सेंट्रिक प्लेटफॉर्म्स उस स्टोरी को शाया करते हैं। व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स का सिलसिला चल पड़ता है और कौम के अंदर में एक यूफोरिया जिसको हम कहते हैं वो देखने को मिलता है। फिर 4-5 रोज़ के बाद में एक सोबरिंग रियलिटी सामने आती है
कि हमारा जो तनासुब है फाइनल रिजल्ट में ये अभी भी बहुत बिलो पार है। इस साल तो वो सिर्फ 2.5% पर आया है। अगर पिछले 5 साल का डेटा अगर हम उठा करके देखें, अगर हम एडअप करते हैं नंबर ऑफ कैंडिडेट सिलेक्टेड टू द रेशियो ऑफ मुस्लिम्स सक्सेसफुल स्टूडेंट्स, तो ये रेशियो हमारा सिर्फ 3.7% है। वो कौम जिसका एक्चुअल पॉपुलेशन में तनासुब 14.2% है, उसका सक्सेस रेशियो इस अहम इम्तहान में कितना है? सिर्फ 3.7%। तो फिर वही होता है जो हमेशा रिजल्ट के बाद होता है, ब्लेम गेम, ओके, गवर्नमेंट्स को क्रिटिसाइज और अलग अलग किस्म के हम मेंटल ब्लॉक्स में आकर के इस इशू को छोड़ देते हैं, सीधे अगले रिजल्ट का इंतज़ार होता है। जनरली 2 कंक्लूजन्स पर लोग यहाँ पर सिविल सर्विसेज के ताल्लुक से पहुँचते हैं, जो मुझे लगता है दोनों ही सरासर गलत हैं। पहला जो इसमें कंक्लूजन लोग निकालते हैं कि भाई कहीं कुछ गड़बड़ है, हमारे साथ में कहीं पर कुछ तासुब है या हमको पूरा मौका नहीं मिल रहा है। मैं अपने तजुर्बे के बेसिस पर यह आपसे कह सकता हूँ कि ऐसा कहीं भी नहीं है कि आपके साथ में कोई ज़्यादती होती है या आपको मौका कम फराहम होता है। सिविल सर्विसेज और बाकी सारे ही जो मेयारी एग्ज़ाम्स हैं, इसमें उतना ही फील्ड आपके लिए ओपन है जितना औरों के लिए है। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ, क्योंकि कई सारे कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स मैंने खुद भी क्लियर किए हैं। तो ये तो हम कंक्लूजन रूल आउट कर सकते हैं। दूसरा एक कंक्लूजन जो निकालते हैं लोग, वो ये है कि क्या हमारे स्टूडेंट्स में कहीं टैलेंट की या पोटेंशियल की कमी है? तो मैं इसको सिरे से खारिज करता हूँ। ऐसा कहीं से भी नहीं है कि हमारे बच्चों में कहीं कोई कमी है। अदीबा अनम का जो रिज़ल्ट है इस चीज़ को बहुत खूबसूरती से सब्सटेंशिएट करता है, जो इकबाल ने ही कहा था, नहीं है नाउम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वीरां से, नहीं है नाउम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज़ है साकी। थोड़ी सी आबियारी मिली, थोड़ा सा गाइडेंस मिला, थोड़ा सा माहौल मिला, तो जैसा कि वजाद भाई ने बताया, एक रिक्शा चलाने वाले व्यक्ति की बेटी महाराष्ट्र की पहली मुस्लिम महिला IAS बनकर के सामने आती है। तो फिर सवाल यह रह जाता है कि आखिर इतनी कोशिशों के बावजूद सच्चर कमेटी ने 20 साल पहले कहा था कि हमारा प्रपोर्शन बहुत कम है, तो ये 3.7% पर ही हम क्यों रुके हैं? तो इसमें मैं ये समझता हूँ कि डेटा थोड़ा सा हमको देखना चाहिए। अगर हम हमारे एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स का अगर हम डेटा देखते हैं, तो एक बहुत क्लियर कट तजाद, एक पैराडॉक्स हमारे सामने आता है। और ये पैराडॉक्स अगर हमारी समझ में आ जाएगा, तो सेवा जो काम कर रही है वो क्यों ज़रूरी है और वो क्यों कारगर साबित हो रहा है, मुझे लगता है कि उस चीज़ को हम समझ पाएंगे। तो क्या है ये पैराडॉक्स? वक्त कम है इसलिए बहुत इख्तिसार के साथ में आपके सामने रख रहा हूँ। लेटेस्ट सेंसस तो अभी हुआ नहीं है, लेकिन पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का जो डेटा, लेटेस्ट डेटा हमारे पास अवेलेबल है, उस डेटा को अगर हम देखते हैं तो पिछले 1.5 दिहाई में मुस्लिम लिटरेसी रेट काफ़ी एडवांस होता हुआ दिख रहा है। जो नेशनल एवरेज से हमारा गैप 5% के आसपास में हुआ करता था, वजाद भाई ने उसका जिक्र किया। यू विल बी सरप्राइज्ड कि लेटेस्ट डेटा कहता है कि अब वो नेशनल एवरेज से 1.4% तक कैचअप कर चुका है। ये एक अहम तरक्की है। दूसरे लेवल पे प्रोफेसर NC मेहता, इनकी एक वेबसाइट है एजुकेशन फॉर ऑल इन इंडिया। आप इस फील्ड के बहुत बड़े दानिश्वर हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, जिन्होंने 5 डेकेड्स के करीब करीब इस पर काम किया है। उनकी वेबसाइट पर एक आर्टिकल में वो लिख रहे हैं कि एलिमेंट्री लेवल का जो एजुकेशन है उसमें मुसलमानों का एनरोलमेंट आज नेशनल एवरेज से बढ़ चुका है। जो बात निज़ाम भाई फरमा रहे थे कि जब हम घरों पे जाते हैं और दरवाज़ों को नॉक करते हैं तो कभी ये नहीं दिखा कि माँ बाप जो हैं वो पूरी तरीके से गफलत में हैं, कभी ये नहीं दिखा कि वो अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। ये बात डेटा से भी साबित हो रही है। लेकिन पैराडॉक्स ये है कि यही बच्चा जब एडोलेसेंट एज में आता है, 14-15 ईयर्स की एज में आता है, जब वो सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी में जाता है, वहाँ पर एक बड़ी छन्नी लग जाती है, वहाँ पर एक बड़ा स्लिपेज है।
हायर सेकेंडरी और सेकेंडरी में जाने वाला जो तनासुब है ये बेइंतहा कम है, और इसकी वजह से जी और ये जो प्रपोर्शन है ये बेइंतहा कम है, और यही ट्रेंड अगले स्टेज पे हमको दिखता है, यानी हायर एजुकेशन में, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की एजुकेशन में। अगर आप कॉलेज लेवल पर देखें तो 4.87% यानी 5% भी मुस्लिम तलबा का प्रपोर्शन नहीं है इन स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन हायर एजुकेशन। अब आप मुझे ये बताइए कि जिस कौम के तलबा हायर एजुकेशन यानी ग्रेजुएशन की हम बात कर रहे हैं, जिस कौम के तलबा सिर्फ 4.87% एनरोल हो रहे हैं, तो सिविल सर्विसेज की एग्जाम जिसका क्राइटेरिया ही ग्रेजुएशन है, तो उसमें हमारा प्रपोर्शन कैसे बढ़ेगा? अगर उस पिरामिड को हम देखते हैं एजुकेशन का, तो हमारा बॉटम तो रोबस्ट है, लेकिन ऊपर की तरफ जो ट्रांजिशन होना है वो ट्रांजिशन नहीं हो पा रहा है। और ये ट्रांजिशन हो इसलिए सेवा जैसे मॉडल की बेइंतहा ज़रूरत है, जो घर घर जाएं, दरवाज़ों पे नॉक करें, बच्चों को उम्मीद अफजाई करें। कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी, कोई स्कीम, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर वो काम नहीं कर सकती है जो एक ह्यूमन टच कर सकता है। कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र, पुणे से मैं बिलोंग करता हूँ, पुणे ज़िले की एक स्कूल खेड़ तालुका की, उसको इंटरनेशनल रिकग्निशन मिला एज वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स इन महाराष्ट्र, इन द वर्ल्ड। ज़िला परिषद की ये स्कूल है जो 3 साल पहले बंद होने वाली थी, 3 बच्चे रह गए थे। ये स्कूल आज रिकग्नाइज हुई है एज वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स इन द वर्ल्ड। क्या फर्क आया? कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा? नहीं। कोई ह्यूमन रिसोर्स बढ़ा? नहीं। कोई ज्यादा मटेरियल मवाद मिला बच्चों को? नहीं। ओनली वन स्मॉल डिफरेंस, वहां की कम्युनिटी ने यह फैसला किया कि हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे गांव की जो स्कूल है ये स्कूल बंद हो जाए, डिफंक्ट हो जाए, और वहां के 2 टीचर्स के साथ मिलकर के ऐसा उन्होंने मॉडल चलाया कि पूरी दुनिया ने उसको रिकग्नाइज किया है, उसका नोट लिया है। सो व्हाट मेड द डिफरेंस वाज पार्टिसिपेशन ऑफ द लोकल कम्युनिटी। दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एक आला करियर जब बच्चे का बनता है तो मैं समझता हूं उसमें 3 नुक्ते जुड़ जाते हैं, तब जाकर के एक बच्चा आला करियर बना पाता है। एक तो नुक्ता है उस बच्चे का खुद, उसका कमिटमेंट, उसकी मेहनत, उसकी क्वालिटी, उसकी जहानत वगैरह। दूसरा है उसके पेरेंट्स, उनका अवेयरनेस, उनका बच्चे के लिए उनकी जो कोशिश है, मेहनतें हैं, वो सारी चीज़ें। और तीसरा है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। व्हेन दीज 3 पॉइंट्स गेट कनेक्टेड, वी हैव द सक्सेसफुल ट्रायंगल ऑफ अ गुड करियर। और आज अगर हमारे माशी हालात हम देखते हैं तो इन तीनों लेवल्स के ऊपर में हमारा ट्रायंगल बिखरा हुआ है। बच्चों को इस उम्र में यानी एडोलेसेंस की एज में 12 to 14 ये मैच्योरिटी नहीं होती है कि उनको क्या करना है अपनी लाइफ में, किस करियर की दिशा में जाना है, और क्या उनके सामने चैलेंजेस हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अक्सर पेरेंट्स ये चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को अच्छा करियर दें, लेकिन हमारे कौम के हालात ऐसे हैं कि उनके पास में ना रसाई होती है, ना रिसोर्सेज होते हैं कि वो बच्चों को बेहतरीन मुस्तकबिल उनका तराश सकें। और एजुकेशनल इदारों के बहुत अपने मसले हैं जिसकी वजह से वो रीच आउट नहीं कर पाते हर बच्चे के लिए। तो इस ट्रायंगल को अगर हमको ठीक करना है, इसमें एक चौथा नुक्ता ऐड करने की ज़रूरत है, ट्रायंगल को चेंज करने की ज़रूरत है विद अ 4th पॉइंट, दैट इज सिविल सोसाइटी। और ये जो चौथा पॉइंट है जो ट्रायंगल को स्क्वायर में कन्वर्ट करेगा, वो इन बाकी सारे जो एरियाज़ के लिमिटेशंस और चैलेंजेस हैं उसको ओवरकम कर सकता है, और वही काम मेरी समझ में सेवा आज कर रही है। 8 साल पहले निज़ाम भाई और उनकी टीम पुणे में हमारे यहाँ आई थी कुछ बच्चों के एडमिशन के लिए। सिविल सर्विसेज में उस वक्त 7-8 बच्चों को उन्होंने ट्रेन करवाने के लिए वो पुणे लेकर आए, आज़म कैंपस में उनको कॉलेज में एडमिशन कराया। और मेरी उनसे उस वक्त गुफ्तगू जो हुई थी मुझे आज भी याद पड़ती है। उन्होंने कहा था, सर
इनकी जो भी अखराजात हैं ये हमारी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है कि इनमें से आपको IAS IPS आपको बनाना है। जो भी जरूरत होगी इसके लिए हम खड़े हैं। उस सिलसिले को 8 साल से आज तक जारी और सारी रखा है। यहां आने से पहले 3 रोज पहले ही 3 बच्चियां मेरे घर आई थी, निजाम भाई ने उनको भेजा था, एक औरंगाबाद से, एक चंद्रपुर से और एक जिनका जिक्र किया सांगली से। 3 अलग अलग जिलों की बच्चियां, निजाम भाई का फोन आता है, 3 रोज पहले की बात बता रहा हूं कि ये 3 बच्चियां हैं सर, आप एसेस कीजिए कि इनकी नीड क्या है और इनके लिए हमको क्या करना चाहिए, हम वो सारा आगे का उनका इंतजाम हम करेंगे। 8 साल एक लंबा सफर है जिसका जिक्र महफिल में कुछ देर पहले हो रहा था। तसलसल, परसिस्टेंस किसी भी काम के अंदर में ये बहुत ज़रूरी होता है। मेरे मरहूम वालिद कहा करते थे, मेरे मरहूम वालिद कहते थे, इस्तेकामत में 1000 करामत है। अगर आप किसी एक मौक़िफ़ के ऊपर में जुड़ करके काम करते हैं तो एक लंबे अरसे के बाद में उसके समरात, उसके फ्रूट्स जो है वो हमको देखने को मिलते हैं। और यही चीज़ हम अदीबा अनम के रिज़ल्ट के फॉर्म में आज देख रहे हैं। अदीबा का जो रिज़ल्ट आया है वो दरअसल इसी सेवा मॉडल का रिज़ल्ट है, जहाँ पर मैं ना सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट बल्कि मुकम्मल गाइडेंस और इमोशनल सपोर्ट भी सेवा स्टूडेंट्स को देती हैं, जिसकी वजह से वो बच्चा आखिरी जो मैदान है वहाँ तक इस पूरे प्रोसेस के अंदर में रुकता है और कामयाब होता है। पुलिस भर्ती से लेकर के IAS तक मुझे नहीं लगता निज़ाम भाई कि ऐसा कहीं पर मॉडल होगा कि लोवेस्ट रंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर के टॉप मोस्ट उसकी चोटी तक सभी लेवल के ऊपर में सक्सेस अगर किसी ने पाया है तो वो सेवा है। IAS ये क्यों इंपॉर्टेंट है, वाई सिविल सर्विसेज इंपॉर्टेंट? बहुत सारे तालिब इल्म स्टूडेंट्स भी मुझे यहाँ दिख रहे हैं, इसलिए एक मुख्तसर यहाँ पर मिसाल मैं दे करके आगे बढ़ता हूँ। वाई सिविल सर्विसेज इंपॉर्टेंट? 1973 में भारत सरकार ने एक प्रोग्राम शुरू किया था प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से। बच्चों शायद आपने सुना होगा इसके बारे में। ये पहला प्रोग्राम था जो कि एक पर्टिकुलर स्पीशी के लिए डेडिकेटेड था और आज तक भी चल रहा है। इस प्रोग्राम का गोल क्या था कि वाइल्ड लाइफ में टाइगर्स के नंबर्स को बढ़ाना है और उसको कंजर्व करना है उस स्पीशीज को। सवाल ये पैदा होता है कि वाई ओनली टाइगर, वाई नॉट सो मेनी अदर स्पीशीज? जंगल में तो कई सारे स्पीशीज होते हैं, देन वाई ओनली टाइगर? टाइगर की अपनी बहुत सारी अहमियत है, उसका एस्थेटिक उसकी एक वैल्यू है, कल्चरल हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, उसका इको टूरिज्म में इंपॉर्टेंस है। लेकिन इस सब से बढ़कर टाइगर ही क्यों, उसकी वजह यह थी कि जब टाइगर के नंबर्स हेल्दी होते हैं तो वो निशानी होती है पूरे इकोसिस्टम के हेल्दी होने की। टाइगर इज अ फ्लैगशिप स्पीशी। तो उसी तरीके से गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में चूंकि मेरा ताल्लुक है, IAS के नंबर्स हमारे कहाँ स्टैंड करते हैं, ये एक तरीके से बहुत अच्छा इंडिकेटर होता है कि सारे ही और गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमारा परसेंटेज और प्रपोर्शन ये कितना है। मराठी में हमारी तरफ एक मुहावरा यूज होता है, शीतावरून भाताची परीक्षा, कि आप चावल को जो है वो 2 दानों से पहचान सकते हैं। तो वही चीज़ IAS का जो नंबर है ये हमारे ओवरऑल गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हेल्थ को रिफ्लेक्ट करता है। इसलिए बेइंतहा ज़रूरी है कि हम सिविल सर्विसेज और उसके साथ साथ में और दीगर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं इसके लिए जो है वो हम यहाँ पर में काम करें। सेवा इसको बहुत खूब तरीके से अंजाम दे रही हैं और मुसलसल तरीके से दे रही हैं। ना सिर्फ एजुकेशनल गाइडेंस दिया जाता है बल्कि मैंने ये देखा है कि निज़ाम भाई खुद ज़ाती तौर पर में उस बच्चे के साथ में इन्वेस्टेड होते हैं। अभी रिसेंट का मैं बस एक दो केस स्टडीज़ आपके सामने रखता हूँ। एक हमारा स्टूडेंट है जो कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स CAPF, जो CRPF और CISF की जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी बॉडीज़ हैं उसके रिक्रूटमेंट के लिए एग्ज़ाम होता है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स CAPF एग्ज़ाम। उस एग्ज़ाम की इंटरव्यू के लिए एक कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ था। इट इज़ इक्विवेलेंट टू इंडियन पुलिस सर्विस, IPS ऑफिसर के इक्विवेलेंट होता है। जब इंटरव्यू का कॉल इस बच्चे को आया
उस बच्चे के पास में इतने भी पैसे नहीं थे कि वो दिल्ली इंटरव्यू के लिए ट्रैवल करे और वो इंटरव्यू के लिए जो अटायर चाहिए होता है, एक फॉर्मल सूट, वो अपने लिए बना सकें। 3-4 साल से तैयारी करने की वजह से ही वॉज नॉट इन अ पोजिशन टू इवन अफोर्ड दैट। उस वक्त निज़ाम सर से मेरी बात हुई और मैंने इस बच्चे का हाल उनको बताया, तो उन्होंने कहा कि आप फिक्र मत करिए, इस बच्चे को हम फ्लाइट से भेजेंगे और उसकी दिल्ली आने जाने में जो कोई भी इसकी ज़रूरत होगी, इसकी सारी जिम्मेदारी जो है वो हम खुद वहाँ पर में उठाएंगे। सिर्फ पैसे देने से या सिर्फ गाइडेंस देने से काम नहीं होता है। इस सारे प्रोसेस में जो एक तवील सफ़र है, बच्चे अक्सर परेशान हो जाते हैं, थक जाते हैं, तो वहाँ पर में शफकत के साथ पीठ पे हाथ रखने की भी ज़रूरत होती है। ये हमारी जैसे मेंटर्स और सिविल सोसाइटी का काम है कि वो बच्चों के अंदर में वो हौसला जगाएं कि आपके अंदर में बिल्कुल वो काबिलियत है, वो मादा है, अगर आप डटे रहेंगे तो सक्सेस आपको मिल के रहेगा। अगर आप रिजल्ट देखें अदीब आलम का, एक्सेप्शनल स्टूडेंट, लेकिन फिर भी 4 अटेम्प्ट लग गए ना सिलेक्ट होने में, ठीक है। उससे पहले आप हुसैन सैयद का रिजल्ट देखिए, अगेन एक्सेप्शनल स्टूडेंट, लेकिन 4 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट का सफ़र हुआ। अब इस सारी प्रोसेस के अंदर में वो बच्चा अपने पेरेंट्स के लिए एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है। देयर इज़ अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कहीं जॉब करेगा तो महीना 30, 40, 50 हज़ार शायद कमा सकता है। अब उसको फोरगो करना हमारे यहाँ कितने फैमिलीज के लिए पॉसिबल है, ठीक है। वहाँ पर फोरगो तो करना ही है और साथ ही महीने के उसके जो 10-12 हज़ार रुपए का खर्च है, इसको भी बेयर करना है। ये अक्सर व बेशतर हमारी फैमिलीज़ के लिए ये मुनासिब नहीं होता और इसलिए ज़रूरत है कि हम आगे बढ़कर ऐसे इदारे बनाएं, ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाएं, ऐसी स्कॉलरशिप्स बनाएं जो कि हमारे बच्चों की हैंड होल्डिंग करें, ताकि शॉर्ट और मीडियम टर्म के अंदर में हम हमारा ये जो सक्सेस का रेशियो है इसको हम इम्प्रूव कर सकें, ठीक है। जाते जाते मैं एक, चूँकि वक्त मुख्तसर है, तो एक शेर के साथ में यहाँ पर मैं कंक्लूड करूँगा, जो कि मैं समझता हूँ निज़ाम भाई का जो काम है इस काम को वो रिफ्लेक्ट करता है। कोई जाके महरे ताबा से ये कह दें, कोई जाके महरे ताबा से ये कह दें कि अपनी किरणों को गिन के रख लें। महरे ताबा यानी सूरज। कोई जाके महरे ताबा से ये कह दें कि अपनी किरणों को गिन के रख लें, मैं अपने सहरा के ज़र्रे ज़र्रे को चमकना सिखा रहा हूँ। ये वो काम है जिसके अंदर में हर एक बच्चे के लिए हर एक दरवाजे पे दस्तक दे करके हमको करने की ज़रूरत है। और मैं इस वक्त दुआगो हूँ कि सेवा की पूरी टीम जिस मकसद से काम कर रही है उस मकसद के अंदर में उनको बेइंतहा कामयाबी, कामरानी और कबूलियत मिले। और ये जो सिलसिला है, ये जो कारवां है जिसका जिक्र हुआ, ये यवतमाल, नागपुर या विदर्भ तक ना रहते हुए पूरे हिंदुस्तान में जनाब इमरान प्रतापगढ़ी के लीडरशिप में ये सभी जगह जाएं और कई और अदीबा अनम और अशफाक काजी ऐसे रिजल्ट्स जो है वो हम आने वाले वक्त में देखें। इस दुआ के साथ में मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, बहुत खूबसूरती से आपने अपनी बात हम सभी के सामने रखी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।